माइक ऑन है ना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन पंकज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से संचालित हो रही होगी। दोस्तों, आपको पता है कि अब तक हम लोग वाईटी पर पढ़ रहे थे और ऐप पर आपकी ये पहली क्लास है। लेकिन ऐप पर पहली क्लास जरूर है, लेकिन हम जिस टॉपिक को शुरू किए थे उसी टॉपिक पे हमारी क्लास जो है आपसे आगे की तरफ मूव होगी। और हम पढ़ रहे थे वहां पर प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये चीज आपको क्या करनी है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें हम क्या कर रहे थे, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो गूढ़ शब्द दिए गए हैं उन गूढ़ शब्दों को हम समझने का प्रयास कर रहे थे। वो आज के डेट में क्यों चर्चा में है, उसके ऊपर न्यायपालिका की क्या बातें निकल के आती हैं, ये चीज आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर जो आपसे हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय यहां से आगे की तरफ बढ़ेगा। आप में से तमाम साथियों का ये प्रश्न आ रहा है कि सर एनसीईआरटी क्या होगी, कैसे होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपका जो प्रश्न है ये प्रश्न बिल्कुल क्या है, जायज है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। एनसीईआरटी जैसे ये टॉपिक हमारा प्रियम्बल का चल रहा है, इस प्रियम्बल के टॉपिक को हम पूरा कर लेंगे तो मंडे से आपके एनसीईआरटी के चैप्टर को क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। तो आप जो ये डिमांड रख रहे हो कि एनसीईआरटी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम सिविल सेवा सर्विसेज की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उसका जो बेस बनता है वो बेस एनसीईआरटी से ही बनता है। यहां पर जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, काफी दोस्त ऐसे होंगे जिनको समझने में क्या आ रही होगी, दिक्कत आ रही होगी, उनको सहूलियत नहीं मिल पा रही होगी, वो भी एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे तो यहां पर भी आपकी समझ क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। इसलिए जितने लोग एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, जब आपसे अंकित सर ने क्या किया है, अंकित सर बोल भी चुके हैं कि आपको एनसीईआरटी मिलेगी, तो एनसीईआरटी के लिए आप बिल्कुल एश्योर रहिए। अब यहां पर चूंकि जो है ये टॉपिक क्या है, पूरा हो गया है, तो इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं प्रियम्बल को, फिर हम आपको एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। ओके, चलिए। एनसीईआरटी इसके लिए आपको बुक लेने की बहुत जरूरी नहीं है क्योंकि आपको इतना मैटर यहां पर दे दिया जाएगा। जैसे ये प्रियम्बल है तो प्रियम्बल का टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस पर एक आपको मैं पीडीएफ दूंगा जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। पीडीएफ आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो एक तो आपको क्लास नोट्स मिल रहा है, जो हम लोग हाथ से लिखते हैं वो मिल रहा है, एक हैंड रिटेन नोट्स मिल रहा है। और जब आपका क्या होगा, मतलब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे प्रियम्बल की यूनिट जब कंप्लीट हो जाएगी तो इस पर आपको पर्याप्त सामग्री हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मिलेगी। और आपको अगर प्रिंट निकालना होगा तो आप उसी का निकालिएगा। इससे लाभ यह होगा कि वो प्रिंटेबल फॉर्म में रहेगा, आप कम पेज में निकालोगे, आपको पूरा मैटर वो मिल जाएगा। और अगर इसी तरीके से प्रत्येक यूनिट के मैटर्स को आप देख लेंगे तो आपका पूरा काम वहां से क्या होगा, बन जाएगा। तो इसलिए किताब की बहुत जरूरत नहीं है। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स में आपको बनाने के लिए इस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, आप बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहें। नोट्स कैसे बनाएं, कैसे पढ़ें, इस पर मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जो आपके कॉमन क्वेश्चन है, उस कॉमन क्वेश्चन पर आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्लियर। चलिए, तो अब यहां से हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है, आप हैंड रिटेन से बना सकते हैं, ये सबकी क्या है, आपकी अपनी अपनी मर्जी है। ओके, चलिए अब यहां से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग प्रियम्बल पढ़ रहे थे, तो पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि पिछली क्लास में हमने आपसे एक शब्द को डिकोड किया था और वो शब्द हमारा क्या था, समाजवादी शब्द था। ठीक, समाजवादी शब्द के बारे में हमने आपको क्या बताया कि भारतीय निधि, आप प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पा रहे हो तो आप लिखने लगोगे, अभी 5-7 क्लास होने दो। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हो वो एनसीईआरटी की बात आपकी क्या होगी, वहीं पर आके कंप्लीट हो जाएगी। एनसीईआरटी से जब आपका बेस और अधिक मजबूत हो जाएगा तो आपको आंसर लिखने में भी क्या होगी, आसानी होगी। क्लियर। चलिए, हाँ मेरे साथ ही नोट्स बनाते हैं तो अच्छी बात है। अब थोड़ा सा मुझे क्लास पर कंसंट्रेट करने दीजिए, फिर मैं क्लास के अंत में भी आपके प्रश्नों को ले लूंगा या बीच में मैं जब मुझे लगेगा तो मैं आपके कमेंट लूंगा। लेकिन एक बार आप क्या करिए, आप इन सब चीजों पे आ जाइए। हाँ, तो यहां पर हम लोगों ने समाजवादी शब्द को देखा। समाजवादी शब्द के बारे में मैंने आपको पूरी विस्तृत व्याख्या की कि उसको लेकर कौन कौन से लैंडमार्क डिसीजन है, केशवानंद भारती में क्या कहा गया, बलराम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया, वर्तमान में इसको लेकर क्या विवाद है,
और मैंने आपको यह भी बताया था कि संविधान सभा में इसको लेकर केटी शाह ने क्या कहा था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किस आधार पर उसका विरोध किया था। यह पूरी चर्चा कल की हो चुकी है। आज हम जिस विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, यानी जिस शब्द पे हम पर्टिकुलर चर्चा करने वाले हैं, यह पंथ निरपेक्ष पर। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है सेकुलर। अब अगर मैं यहां से आपसे प्रश्न करूं कि सेकुलरिज्म से या सेकुलर शब्द से आप क्या समझते हैं, बात समझ रहे हैं, पंथ निरपेक्षता शब्द से आप क्या समझते हैं, तो आपका यहां पर क्या आशय होगा, इस प्रश्न का आपको उत्तर क्या करना है, देना है। तो ये आपका क्या है, सेकुलर शब्द है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। या कहीं कहीं इस शब्द को आप क्या मानते हैं, कहीं कहीं पर यह शब्द आप धर्म निरपेक्ष भी पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द जो होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यह पंथ निरपेक्ष ही होगा। धर्म निरपेक्ष शब्द कई किताबों में आप पढ़ लेंगे या कई जगहों पर, लेकिन रियल शब्द जो है यह आपका जो है पंथ निरपेक्ष है। यह चीज आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल जिसका बैकग्राउंड कमजोर है, एनसीईआरटी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप जो कह रहे हो आपकी एनसीईआरटी मंडे से क्या होगी, शुरू हो जाएगी, उसमें आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम आपकी इस आवश्यकता को बड़ी शिद्दत से और बड़ी गहराई से महसूस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये टॉपिक हम शुरू कर चुके हैं, तो ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि टॉपिक को बीच में छोड़ के क्या किया जाए, किसी दूसरे चीज को शुरू कर दिया जाए। तो आप देखोगे कि सैटरडे तक ये टॉपिक प्रीएम्बल आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एनसीईआरटी से पहले आपको बेस को मजबूती ही देंगे। ये आपकी जो बार बार मांग आ रही है, हम बिल्कुल उस पर क्या है, आपके हित में कोई भी प्रयास जो होगा वो किया जाएगा। इस बात के लिए आप बिल्कुल क्या रहें, अस्वस्थ रहें। अब आइए यहां पर हम समझते हैं कि पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, पंथ निरपेक्ष शब्द की अगर चर्चा करें तो जैसे यहां पर आप देखिए, इस चीज को समझिए कि क्या बात निकल के आती है। थोड़ा सा मैं फिगर का प्रयोग करूं तो जैसे मान लो यहां पर दो चीजें हैं। यहां पर जिस बात को मैं समझा रहा हूं, इस चीज को आप समझिए कि एक आपका ये क्या है, यह आपका क्या है, स्टेट है, और इस स्टेट के साथ आपकी ये क्या है, ये आपका समाज है या आपकी देश है। स्टेट का मतलब यहां पर क्या हुआ, ध्यान देना, स्टेट का मतलब यहां पर राज्य से है। राज्य जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं, या आप आसान भाषा में समझना चाहो तो इसको आप गवर्नमेंट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, गवर्नमेंट भी कह सकते हो। दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सोसाइटी आती है। क्या आती है, सोसाइटी। सोसाइटी यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। और समाज का मतलब यहां पर क्या है कि इस समाज में हम और आप क्या कर रहे हैं, हम और आप हैं। क्लियर। अब ये जो राज्य है, ये राज्य हमको क्या करता है, राज्य हमको गवर्न करता है। क्या करता है, राज्य हमें गवर्न करता है, यानी हमारे ऊपर यह शासन करता है। डू यू गेटिंग दिस पॉइंट। यहां पर हमने आपको दो चीजें क्या किया, दो चीजें आपको बताई। पहली चीज हमने आपको बताया कि यहां पर क्या है, यह आपका राज्य है। हां स्नेहा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मैं पीडीएफ आज ही अपलोड करवा दूंगा सभी क्लासेज का। चूंकि ऐप पर आज पहली क्लास है तो इसलिए पीडीएफ में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन पीडीएफ आपको प्रॉपर मिलने लगेगा। इस चीज के लिए आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब आइए इस विषय को थोड़ा सा समझिए प्लीज। तो सोसाइटी हो गया, सोसाइटी में क्या है, लोग रह रहे हैं। अब इस सोसाइटी को क्या करना है, गवर्न करना है, शासन करना है इस पे। अब इस सोसाइटी में अगर हम पूछें कि भारतीय समाज में किस धर्म के लोग रहते हैं, बात समझ रहे हो। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भारतीय समाज में किस धर्म के लोग रहते हैं, यानी लोग निवास करते हैं, बताइए, तो क्या आप किसी एक धर्म का नाम ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं, क्या आप जो है किसी एक धर्म का नाम ले सकते हैं। तो आपका आंसर होगा नहीं सर। जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में कुछ लोग नास्तिक होंगे। क्या होंगे, कुछ लोग नास्तिक होंगे, कुछ लोग क्या होंगे, कुछ लोग आस्तिक होंगे। क्या होंगे, कुछ लोग आस्तिक होंगे। और ये जो लोग आस्तिक होंगे, इस आस्तिक लोगों में कोई क्या होगा, कोई सनातन धर्म को मानता होगा, कोई इस्लाम को मानता होगा। बात समझ रहे हो, कोई इस्लाम को मानता होगा, कोई बौद्ध जो है कि कोई आपका जो है अन्य धर्म जो है ईसाई है, ईसाई धर्म को मानता होगा, कोई यहूदी को मानता होगा। तो लोगों के क्या है, अलग अलग धर्म हैं। अब ऐसे धर्म में ये जो स्टेट है, राज्य है,
अगर इस राज्य का अपना कोई धर्म हो जाए, मान लो कि यह राज्य क्या है, सनातन धर्म को पालन करता है। क्लियर? तो जहां पर एक ऐसा समाज, जिस समाज में कई धर्मों को मानने वाले क्या हो, लोग हो, उन लोगों की सोच क्या हो, अलग हो, उनकी पूजा पद्धति अलग हो, उनके देवता अलग हो, जिस गॉड को वो क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, गॉड आर डिफरेंट, रिलीजियस आर डिफरेंट, और उनके बिलीफ और जो फेथ हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो क्या अगर कोई एक स्टेट हो जिसने अपना एक धर्म घोषित कर दिया, सनातन धर्म, अब ये अगर यहां पर शासन करेगा तो क्या ये सभी वर्गों के साथ जस्टिस कर पाएगा? मेरी बात समझिएगा। ये जो हमारा देश है, जो हमारा समाज है, इस देश में धर्म को मानने वाले, न मानने वाले, धर्म में भी कई धर्मों को मानने वाले लोग हैं, और उन सभी लोगों पर शासन करने के लिए क्या है, स्टेट है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट का कोई अपना एक धर्म हो जाए, जैसे इसका धर्म हो जाए सनातन धर्म, और वो सनातन धर्म के अनुसार, उसकी परंपराओं के अनुसार क्या करे, शासन व्यवस्था करने लगे, तो इससे क्या होगा कि समाज के अन्य वर्ग जो हैं, अर्थात मान लीजिए जो इस्लाम को मानते हैं, जो ईसाई धर्म को मानते हैं, इनके लिए समस्या उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि इनकी धार्मिक भावनाएं और इनकी धार्मिक भावनाएं दोनों क्या हैं, एक दूसरे से पृथक हैं। क्लियर? तो सभी धर्मों के साथ क्या हो, सभी धर्मों के साथ सर्वधर्म संभाव का क्या हो, सर्वधर्म संभाव का व्यवहार हो, यानी सर्वधर्म संभाव की भावना से क्या किया जाए, कि भावना से शासन अगर हमें करना हो, शासन सुनिश्चित करना हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए यह होना चाहिए कि जो ये राज्य हम पढ़ रहे थे, इस राज्य का अपना कोई धर्म ना हो। क्या हो? इस राज्य का, बात समझ रहे हो, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म ना हो। बात समझ रहे हो? कोई आधिकारिक धर्म ना हो, आधिकारिक धर्म ना हो। डू यू गेटिंग दिस पॉइंट? यानी देयर आर नो एनी ऑफिशियल रिलीजन ऑफ स्टेट। तो जब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा तो किसी धर्म के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और जब राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, मैं समझ रहे हो, तो ये जो समाज की शासन व्यवस्था है, वो समाज की शासन व्यवस्था क्या होगी, संचालित होगी। सभी धर्मों के लोगों में यह विश्वास पैदा होगा कि भाई राज्य धर्म के आधार पर हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहा है। अब इस कहानी की उत्पत्ति कहां से होती है? इस कहानी की जो सेकुलरिज्म है, इसकी उत्पत्ति जो अगर यूरोप के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक समय ऐसा आया कि धर्म ने राज्य के मामले में इतना हस्तक्षेप किया कि वहां पर धार्मिक आडंबर क्या होने लगे, बढ़ने लगे, और वहां पर इस बात को महसूस किया गया कि धर्म को राज्य से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, और इसके चलते धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शासन की व्यवस्था की गई। ओके, ये चीज आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जी आप बिल्कुल इसका यूज कर सकते हैं, मैं समझ रहे हैं। तो अब यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि जो है कि पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता का आशय यह है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक या इसको आप राजकीय क्या कर सकते हैं, राजकीय धर्म नहीं होगा, राजकीय धर्म नहीं होगा। अर्थात राज्य धार्मिक मामलों में, यानी जो धार्मिक मुद्दे होंगे, धार्मिक विषयों में तटस्थ, न्यूट्रल, तटस्थ रहेगा। क्या रहेगा? तटस्थ रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो यह चीज आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि पंथ निरपेक्षता का मतलब, जो सेकुलरिज्म की हम आपसे बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म का मतलब अगर एक अर्थ में आपको समझाया जाए कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा जिसको आधिकारिक तौर पर दे। जैसे अगर आप पाकिस्तान में जाओगे तो पाकिस्तान का अपना एक राजकीय धर्म है जो इस्लाम है, बांग्लादेश में जाएंगे उसका अपना एक राजकीय धर्म है, इस्लाम है, आप अमेरिका में जाएंगे तो वो क्या है, पंथ निरपेक्ष है।
तो इसी तरीके से जब राज्य का कोई एक धर्म हो जाएगा तो वो उसका अपना एक ऑफिशियल रिलीजियन हो जाएगा। लेकिन पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि जो स्टेट है, जो सवर्निंग बॉडी है, देयर हैव नो एनी ओन रिलीजन। द टर्म मीन्स टेल दैट ऑल द रिलीजियस इन इंडिया विल गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर इससे यह अर्थ निकलता है कि अर्थात, बात समझ रहे हो, अर्थात राज्य सभी धर्मों के साथ सर्वधर्म संभाव की भावना से कार्य करते हुए सबको समान संरक्षण और सम्मान देगा। इट इज क्लियर? इज इट क्लियर कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के साथ क्या करेगा? समान व्यवहार करेगा और सबको क्या करेगा? हां, जो मैं लिखा रहा हूं आप इसी को नोट करें। जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं उनके लिए मैं अलग से लिख के लाता हूं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा तो समय ज्यादा जाएगा। इसलिए जो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं उनके लिए मैं पहले से लिख लेता हूं। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बाकायदा लिखकर पढ़ाता हूं। इससे दोनों पक्षों को क्या होगा? आसानी होगी। और मुझे सहूलियत यह होगी कि अगर एक बार हिंदी में लिखूं, एक बार इंग्लिश में लिखूं, तो इससे क्या होगी? समस्या हो सकती है। तो आप दोनों पक्षों के बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह सिस्टम क्या किया है? डेवलप किया है। क्लियर? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां पर आपको दिक्कत हो, कोई आपको क्या हो, टर्मिनोलॉजी समझ में ना आए, आप तुरंत आप क्या करिए? आप मुझसे पूछ लीजिए। क्लियर? तो यह बात आपको समझ में आ रही है कि राज्य का अपना क्या होगा? कोई धर्म नहीं होगा। और दूसरी चीज, अब इसको मैं थोड़ा और तोड़ के समझाऊं इस चीज को, तो इस चीज को समझने के लिए अब यहां पर आप देखिए कि राज्य के संदर्भ में अगर आप किसको समझना चाहते हैं, सेकुलरिज्म को, सेकुलरिज्म यानी हम यहां पर किसको समझ रहे हैं? पंथ निरपेक्ष को, पंथ निरपेक्ष शब्द को। तो यहां पर हमने आपसे बताया कि यह हमारा क्या है? यहां पर आपको बताया गया कि यह हमारा क्या है? राज्य है। क्या हो गया? राज्य हो गया। अब इस राज्य के साथ यानी स्टेट के साथ आपने क्या देखा? स्टेट के साथ आपने देखा, इसकी पहली विशेषता आप यह देख पा रहे हैं कि स्टेट हैव नो रिलीजन, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म। पहली चीज क्या है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। मतलब स्टेट हैव नो रिलीजन, स्टेट हैव नो रिलीजन। दूसरी चीज क्या होगा? अब यहां पर ध्यान देना, दूसरी चीज क्या होगा कि दूसरी बात यह है कि राज्य सभी नागरिकों के धार्मिक भावना का सम्मान या सभी नागरिकों के धार्मिक भावना का सम्मान व समान संरक्षण प्रदान करेगा। ये दो तत्व आपको इसमें जरूर लिखना है। जहां पर भी आपसे पूछे वहां पर आपको इन दो तत्वों को क्या लिखना है? जरूर लिखना है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह निकल के आ रहा है, इस दोनों चीजों के आधार पर आप निकालोगे कि राज्य क्या है? राज्य धार्मिक मामलों में उदासीन है। क्या है? राज्य धार्मिक मामले में उदासीन है।
उदासीन है, धार्मिक मामलों में क्या है, न्यूट्रल है। यह बात आपको समझ में आ गई? अब जब यह बात समझ में आई गई तो इससे आपके दिमाग में क्या इमेज बन रहा है? आपके दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए कि राज्य एक ऐसी संस्थान है जो धर्म के आधार पर शासन नहीं करेगा, जो नागरिकों में इस बात पर विभेद नहीं करेगा कि ये ए धर्म को मानता है, कि बी धर्म को मानता है, कि सी धर्म को मानता है या डी धर्म को मानता है, इसमें कोई विभेद नहीं करेगा। और तीसरी चीज, इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि राज्य क्या है, रिलीजियस बेस पर क्या है, न्यूट्रल है, अर्थात वो धर्म के मामले में बिल्कुल उदासीन है। यह चीज आप समझ रहे हैं? अब यहां पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि क्या यहां पर जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हुआ, इस चीज को अगर मैं दिखाऊं कि ये आपका क्या हुआ, धर्म हुआ, और दूसरे आधार पर यहां पर क्या हुआ, राज्य हुआ। यहां पर दो चीजें हमने बता दी, ये क्या हुआ, धर्म हुआ, और ये क्या हुआ, आपका राज्य हुआ। क्या इन दोनों के बीच, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में जिस सिस्टम को हम पढ़ते हैं, क्या इन दोनों के बीच क्या है, एकदम बिल्कुल एक दूसरे से अलग है? अगर आपसे यह मैं सवाल पूछूं कि क्या, यह सवाल यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या भारतीय व्यवस्था में राज्य धर्म से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, अलग को आप पृथक लिख सकते हैं, पृथक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उदासीन का मतलब होता है कि हम उस पर किसी प्रकार का एक्शन न लें। उदासीन का मतलब होता है कि हम उस पर किसी प्रकार का एक्शन न लें। अब यहां पर हमने आपके सामने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया कि ये आपका धर्म है, रिलीजन है, और ये आपका क्या है, राज्य है। और यहां पर एक बिल्कुल क्या की, सेपरेशन की रेखा खींच दी, लाल रेखा खींच दी। अब आपको यहां पर बताना है कि क्या दोनों अलग हैं। इसका आंसर होगा नो, इसका आंसर होगा नो, अर्थात नहीं, अर्थात नहीं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आप कहोगे कि सर ये बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। हां बिल्कुल, चित्रा शर्मा, इस ऐप पर आप इस क्लास को बिल्कुल ऐसे ही कर सकती हैं। जब क्लास लाइव होती है उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास आपको हमेशा क्या होगी, अवेलेबल रहेगी। बात समझ रहे हो? तो अब मैंने आपको यह जवाब दिया कि नो। अब आप यहां पर कहोगे कि सर ये आप क्या बता रहे हो, अभी कह रहे हो कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, और फिर दोनों पर आपने क्या कहा कि भाई एकदम अलग भी नहीं है। अर्थात इसका मतलब है कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अब जैसे यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल कुछ दूं, समझाऊं, तो एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जैसे जो लोग हज यात्रा पर जाते हैं, किस पे, हज यात्रा पर, या फिर जब आप अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, तो हज यात्रा या अमरनाथ की यात्रा जब आप करते हैं तो यह रिलीजियस एक्टिविटी है। लेकिन इसके लिए सरकार क्या करती है, इसके लिए सरकार आपको सब्सिडी देती है। क्या होती है, सरकार द्वारा आपको सब्सिडी दिया जाता है। डू यू गेटिंग दिस पॉइंट? सब्सिडी देती है कि नहीं देती है? ऐप में ही मिलेगा, इसका हैंड रिटन नोट्स आपको ऐप में ही मिलेगा, ऐप में ही मिलेगा। आप बिल्कुल जो है हर चीज के लिए क्या करें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आपको सब चीजें मिलेंगी। अब मेरी इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो यहां पर हमने क्या कहा कि जैसे हज यात्रा है तो हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती है, अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो अमरनाथ यात्रा के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। इट मीन्स राज्य जो है नास्तिक नहीं हुआ, राज्य धार्मिक मामलों का विनियमन कर सकता है। इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष यह निकला कि राज्य क्या कर सकता है, राज्य, स्टेट कैन बी रेगुलेट रिलीजियस अफेयर जो है अफेयर्स, स्टेट कैन बी रेगुलेट रिलीजियस
अफेयर्स, अर्थात राज्य धार्मिक मामलों का क्या कर सकता है, धार्मिक मामलों का विनियमन कर सकता है। अब यहां पर आपके दिमाग में जो बातें जो हैं और आनी चाहिए, मैं अभी आपको उसको कंप्लीट कर रहा हूं कि यह बात कहां से निकल के आती है और यह बात कैसे आई। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पंथ निरपेक्ष शब्द आप पढ़ रहे हैं, पंथ निरपेक्ष, यह पंथ निरपेक्षता जो है दो प्रकार का होता है। क्या होता है? यह पंथ निरपेक्षता दो प्रकार का होता है। एक पंथ निरपेक्षता जो होती है वह आपकी निगेटिव होती है, निगेटिव अर्थात नकारात्मक, निगेटिव अर्थात नकारात्मक, और दूसरी होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक, अर्थात सकारात्मक। अब आप कमेंट में मुझे बताइए कि भारत में जो पंथ निरपेक्षता का मॉडल है वो इसमें से कौन है? अब बताओ, यहां पर जो सेकुलरिज्म के मॉडल की चर्चा हम कर रहे हैं, इस सेकुलरिज्म के मॉडल में मैंने बताया कि देयर आर टू मॉडल। एक आपका होता है पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म और दूसरा होता है निगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। मतलब बात समझ रहे हैं इसमें? अब अगर यहां पर आपसे सवाल पूछा जाए कि इसमें भारत में कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। तो जो भारत जो है क्या करता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भारत जो है, भारत पंथ निरपेक्षता के सकारात्मक संकल्पना को क्या करता है, संकल्पना पर आधारित है। यानी हमारे यहां जो पंथ निरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, यह क्या है? हां, अभी भी सब्सिडी दी जाती है। हमारे यहां जो पंथ निरपेक्षता है, यह पंथ निरपेक्षता पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यह हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि भारत राज्य, जो भारत क्या है आपका, भारत राज्य जो है, भारत राज्य नास्तिक नहीं है, भारत राज्य नास्तिक नहीं है, नास्तिक नहीं है। जबकि अब यहां पर मैं आपको एक दूसरा मॉडल लेके चल रहा हूं, जो निगेटिव मॉडल है। अगर आप यूके में जाएंगे, यूके जिसे आप ब्रिटेन कहते हैं या जिसे आप इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में नकारात्मक मॉडल है। क्या है? नकारात्मक मॉडल है। क्या है? नकारात्मक मॉडल। यानी यह संकल्पना कहां पर है? आपके ब्रिटेन में है। हां, सब्सिडी का मतलब सरकार जो आपको सहायता देती है उसी को सब्सिडी कहा जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब यहां पर इस चीज को आप समझो कि आपको क्या समझाया जा रहा है और क्या चीजें आपको बताई जा रही हैं। तो यहां पर आपको ये चीजें बिल्कुल क्या हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी कि पंथ निरपेक्षता के दो मॉडल हो गए। एक पंथ निरपेक्षता का पॉजिटिव मॉडल है, पॉजिटिव, और दूसरा क्या है, निगेटिव। ये जो निगेटिव मॉडल है ये कहां पर लागू होता है, बात समझ रहे हो? यह मॉडल लागू होता है आपके ब्रिटेन में, यूके में, बात समझ रहे हो? वहां पर राज्य एकदम धर्म से अलग है। राज्य और धर्म के बीच में एकदम ये क्या किया गया है, एकदम एक मोटी रेखा खींच दी गई है कि भैया आप इसमें मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप ही नहीं करेंगे, यहां पर आप बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन भारत में यह कहा गया कि राज्य धर्म से बिल्कुल अलग नहीं है, उसके मामले में तटस्थ है, अर्थात उसका क्या कर सकता है, अर्थात उसका जो है विनियमन कर सकता है। अमेरिका में भी आपका निगेटिव है, अमेरिका में भी निगेटिव है। अर्थात यहां पर जो राज्य होते हैं, अर्थात ये जो है क्या है, यहां पर राज्य क्या है, राज्य आपका नास्तिक है, राज्य आपका नास्तिक है। इस बात को समझ रहे हो? और यहीं से इसको क्या कहते हैं, ये जो निगेटिव राज्य की अवधारणा होती है, इस निगेटिव अवधारणा को पश्चिमी मॉडल कहते हैं या इसको पश्चिमी संकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी संकल्पना।
बात समझ रहे हो क्या बोलते हैं इसे? तो ध्यान दीजिएगा, यह आपकी पश्चिमी क्या है, संकल्पना है, और यह क्या है हमारी, यह हमारी जो है भारतीय संकल्पना है। क्या है? यह हमारी भारतीय संकल्पना है, भारतीय संकल्पना। क्लियर? तो अब यहां पर आपको क्या होगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर यहां से पूछा जाए कि भाई दोनों जगह में जो है कि आपने सेकुलरिज्म पढ़ा, तो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट जो है, इसके दो मॉडल हैं, एक आपका वेस्टर्न है और दूसरा आपका क्या है, इंडियन है। वेस्टर्न मॉडल में रिलीजियस इज टोटली सेपरेट फ्रॉम स्टेट, बट आप इंडियन मॉडल में देखोगे तो इंडिया में धर्म और राज्य में अंतर है। देयर हैव नो एनी स्टेट रिलीजन, बट स्टेट कैन बी रेगुलेट रिलीजियस अफेयर ऑफ स्टेट। डू यू गेटिंग दिस पॉइंट? डू यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैं आपको यहां पर क्या बता रहा हूं, इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो भारत का जो मॉडल है वो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के मॉडल से क्या है, अलग है। इसी चीज को यहां पर जो है क्या किया गया है, इसी चीज को यहां पर दर्शाया गया है। आप आगे देखोगे तो यह चीज यहां पर दिया गया है, सपोर्ट फ्रॉम स्टेट, अर्थात विल वन एंड वन हैंड गवर्नमेंट हैज गिवन सब्सिडीज फॉर हज यात्रा, इट हैज आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर अमरनाथ यात्रा। अगर राज्य बिल्कुल धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता तो वो किसी को भी सहायता नहीं देता। इक्वल रिस्पेक्ट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि राज्य क्या करता है, राज्य सभी धर्मों को, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार के साथ समान व्यवहार करता है, समान व्यवहार करता है। क्लियर? बात समझ रहे हैं? और इसीलिए आप देखते हैं कि विद्यालयों में या सार्वजनिक जो है क्या होता है, मतलब त्योहार, धार्मिक त्योहारों के स्तर पर, धार्मिक त्योहार जैसे जैसे होली, ईद पर क्या होता है, पर सार्वजनिक अवकाश होता है, पर सार्वजनिक अवकाश होता है। यह बात आपको समझ में आ गई? यह बात आप समझ लीजिए। विनियमन का मतलब होता है शासन करना, विनियमन का मतलब होता है शासन करना। हां, नोट्स अभी से आपको शुरू कर देना है। हां, पीडीएफ में इसका डाल दूंगा, आप इसके लिए बिल्कुल क्या रहिए, निश्चिंत रहिए। अब यहां पर दूसरा प्रश्न निकल के आता है, यह आप समझ गए। दूसरी चीज क्या किया जाता है, दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि जो आपका पंथ निरपेक्षता है, मैं समझ रहे हो, क्या भारत जो है, भारत संघ राज्य के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को, पंथ निरपेक्ष स्वरूप को संसद द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। बताइए। अब अगला सवाल आपके सामने है, इस सवाल का आपको क्या करना है, आंसर देना है। इस प्रश्न का आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब यहां पर आप लोगों का क्या जवाब आ रहा है, इस पे आपको क्या करना है, इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। अब यहां पर आप देंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक वाद नोट करिएगा, और वो वाद क्या है, यह वाद है आपका एसआर बंबई वाद, एसआर बंबई वाद। यह वाद कब का है, 1994 का। कब का है, एसआर बंबई केस। और इस एसआर बंबई केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या कहा गया, द्वारा पंथ निरपेक्षता को, पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान
के आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा का मतलब क्या होता है? आधारभूत ढांचे को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ढांचे का अभिन्न अंग घोषित किया गया, अभिन्न अंग बताया गया। अब इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि भारत संघ, मा समझ रहे हो, कि पंथ निरपेक्ष स्वरूप को क्या भारत की संसद संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। मैंने आपसे कहा कि एसआर बंबईवाद में यह घोषित किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि यह क्या है? भारतीय संविधान का क्या है? दिस इज सेकुलरिज्म इज अ इसेंशियल फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सेकुलरिज्म जो पंथ निरपेक्षता है वो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। अब जब ये आधारभूत ढांचे का हिस्सा हो जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैं समझ रहे हो, यदि ये आधारभूत ढांचे का हिस्सा हो जाएगा तो अतः संसद को भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन करने का अधिकार, संशोधन करने का अधिकार नहीं है। देयर हैव नो एनी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा, मैंने जो आपसे यह प्रश्न पूछा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा नो। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। क्यों? क्योंकि यह बेसिक स्ट्रक्चर का, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का क्या है? हिस्सा है। तो अब आप सोचिए, जब चुनाव आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब चुनाव में लोग कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो न कर देंगे। संसद बेसिक स्ट्रक्चर में डॉक्ट्रिन को बदल ही नहीं सकती है। संसद में चाहे किसी को कितना भी बड़ा बहुमत मिल जाए। क्यों? क्योंकि यह भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। दूसरी बात यहां पर आपसे यह पूछी जा सकती है, मेरे काबिल दोस्त, इस बात को आपको क्या करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान दीजिएगा कि क्या भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की जो भावना है, जो ये शब्द है पंथ निरपेक्षता की जो हम बात कर रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन से पहले भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं था। अगर आपसे यह पूछा जाए कि क्या भारतीय संविधान 42वें संशोधन से पूर्व धर्मनिरपेक्ष नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नो मीन्स नो। अरे वाह, बताओ, क्या भारतीय संविधान 42वां संविधान संशोधन से पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं था? आंसर होगा कि भारतीय संविधान क्या था, या नहीं को हटा दो, क्या भारतीय संविधान 42वें संशोधन से पूर्व धर्मनिरपेक्ष था? आंसर होगा यस। आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा यस। हां, था। कैसे था? बात समझ रहे हो? कैसे था? तो इसके लिए आपको देखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान का
प्रमुख अनुच्छेद। अब इस अनुच्छेद में कौन कौन सा? अनुच्छेद 14 ये क्या करता है? इक्विलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। फिर आपको क्या करता है? अनुच्छेद 21 गरिमा में जीवन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 ये क्या करता है? ये नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। और इसके बाद आएंगे तो कौन है? 29 और 30 ये भी क्या है? तो ये जो प्रोविजन है, बात समझ रहे हो, ये भारतीय संविधान के वो प्रोविजन हैं जो भारतीय संविधान के स्वरूप को क्या करते हैं? भारतीय संविधान के स्वरूप को पंथ निरपेक्ष बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या करते हैं? यह जो है भारतीय संविधान को क्या करते हैं? भारतीय संविधान को पंथ निरपेक्ष बनाते हैं। पंथ निरपेक्ष बनाते हैं। अतः अगर आपका 42वां संविधान संशोधन नहीं हुआ होता, उसके बावजूद भी हमारा देश क्या होता? पंथ निरपेक्ष था, है और रहेगा। पंथ निरपेक्ष था, है और रहेगा। डू यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहां पर किसी को कोई दिक्कत है? यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? बिल्कुल रितेश कुमार, आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आप सही, सभी लोग बहुत सही तरीके से समझ रहे हैं। और जहां पर आपको दिक्कत आ रही है, जो आप बेसिक शब्दावली को नहीं समझ रहे हैं, ये इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि अभी आपने एनसीईआरटी को गंभीरता से नहीं पढ़ा है। और यही कारण है कि हम लोगों ने पहले ही आपको बताया था कि पहले एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि यूट्यूब पर क्लास थी इसलिए इस क्लास को हमने क्या किया? एक क्लास देके आपको समझाया कि भाई देखो ये चीजें हैं और इससे आपको एनसीईआरटी की उपयोगिता समझ में आएगी। बात मेरी समझ रहे हैं? तो राइट आंसर यहां पर आपका क्या हुआ? राइट आंसर आप देखेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। दिस इज राइट आंसर। क्लियर? तो अब आप पंथ निरपेक्षता भी समझ लिए। पंथ निरपेक्षता के बाद आप प्रस्तावना की तरफ जाएंगे तो प्रस्तावना में फिर आपको कौन सा शब्द दिखेगा? प्रस्तावना में आपको शब्द दिखेगा डेमोक्रेटिक। क्या है? डेमोक्रेटिक। और फिर आपका क्या है? रिपब्लिक। मैं समझ रहे हो? डेमोक्रेटिक और इसके बाद आपका शब्द क्या है? तो इसके बाद आपका शब्द है रिपब्लिक। भाई साहब क्या है? रिपब्लिक। तो अब रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब है, एक लाइन है कि जमहूरियत एक तर्जे हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। जमहूरियत एक तर्जे हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, लोकतंत्र। बात समझ रहे हो? तो डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। और आपको याद होगा ये बात, बात समझ रहे हो, कि जो है हम क्या किए थे जब हमने आपको ये परिभाषित की थी, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो उस समय हमने ये क्या कहा था? उस समय हमने आपको कहा था कि जो भारत की सरकार है वो लोक संप्रभुता पर आधारित है। टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। वाह क्या बात है, आपने तो पूरी अब्राहम लिंकन की पंक्तियां ही लिख डाली। वेरी गुड, बहुत सही पूनम। बात समझ रहे हैं? तो यह चीज आपको क्या करना है, इस चीज को आपको समझना है। तो यहां पर जो है क्या होता है, द टर्म इंप्लाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन विच गेट अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ पीपुल एक्सप्रेस इन अ इलेक्शन। मतलब क्या है? मतलब यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य को वरीयता या राज्य को मान्यता लोगों द्वारा चुनी गई
चुनी गई सरकार से अनुसार राज्य को मान्यता लोगों द्वारा चुनी गई सरकार से प्राप्त होती है। अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात भारत संघ राज्य में शासन व्यवस्था का संचालन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा। प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा। प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा। अब इस चीज को आपको क्या करना है? इस चीज को आपको समझना है। मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर जो सत्ता में आएंगे जो लोग, तो सत्ता में कौन है? इस चीज को आपको क्या करना है? सत्ता में कौन है? तो सत्ता में ये है भैया, ये आपके मान लीजिए क्या है, यह आपकी लोकसभा है। इस लोकसभा में कौन बैठा है? इस लोकसभा में बैठे हैं जिनको हम कहते हैं सांसद। ठीक। और इन्हीं सांसद से कौन बनता है? इन्हीं सांसद से चुनकर आती है आपकी क्या? तो इन्हीं सांसदों से चुन के आती है आपकी सरकार। क्या आती है? इन्हीं सांसदों से चुनी जाती है सरकार। अब यहां पर आप देखोगे कि इनको कौन चुन के भेजता है? तो इन्हें चुनकर भेजती है देश की जनता। देश की जनता। अब वो जनता में कौन है? वो जनता में हम हैं, आप हैं और तमाम लोग हैं। तो हम क्या करते हैं? हम यहां से अपने चुनाव द्वारा, मतदान द्वारा अपना प्रतिनिधि क्या करते हैं? अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। प्रतिनिधि क्या किया? निर्वाचित किया। और ये प्रतिनिधि कहां पहुंचे? लोकसभा में। इनका बहुमत हुआ, तो इस लोकसभा में बहुमत से फिर क्या हुई? सरकार बनी। और यही सरकार हमारे ऊपर क्या करेगी? शासन करेगी। तो असली सत्ता कहां से मिल रही है? असली सत्ता कहां से मिल रही है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। असली सत्ता जो सरकार बन रही है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री है, सरकार का मतलब यहां पर मैं सीधा लिख दूं, पीएम लिख दूं तो शायद आप समझ पाएंगे। पीएम है, भारत में क्या कर रहे हैं? शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। लेकिन उनको सत्ता कहां से मिली? सत्ता कहां से मिली? तो फिर मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि अपने आंसू को भी औजार बनाने वाले, मुर्दा लोहे का भी हथियार बनाने वाले, ये बेकार समझते हैं सियासतदां हमें, मगर हम ही हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो हम ही हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले, यानी देश की जनता। और इसी प्रोसेस को क्या करते हैं? इसी प्रोसेस को कहते हैं लोकतंत्र। इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली, डेमोक्रेटिक सिस्टम। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको कहीं से एक एक चीज, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट करके पूछ लीजिए। कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो, जो मैंने आपको यहां पर क्या किया है, बताया है, तो प्लीज आप कमेंट में अपने प्रश्न को क्या करिए, पूछ लीजिए। क्योंकि अब समय आपका है। मैं आपको क्या करता हूं, समय देता हूं, अपना प्रश्न पूछ लीजिए। क्लास से संबंधित प्रश्न पूछिएगा। मेरी कौन सी ऐसी बात आपको समझ में नहीं आई जो मैंने आपको बताया? मैं फिर आपको बता दूं कि ये सब चीजें आप और बेहतर तरीके से तब समझ पाएंगे जब आपका बेस मजबूत हो। क्योंकि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। और उसके लिए जरूरी है कि आपके दिमाग में जो एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, वो एनसीईआरटी का कंसेप्ट बिल्कुल क्या हो? बिल्कुल बैठा हुआ हो। और इसके लिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी क्या करें? पढ़ लें।
आप समझ रहे हैं? तो इसके लिए जब हमारा प्रियम्बल का ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हम क्या करेंगे, आपकी एनसीईआरटी शुरू करेंगे और अगले 2 महीने में एनसीईआरटी को विधिवत समाप्त करने के बाद फिर अपनी इस यात्रा पर आएंगे और यहां से फिर शुरू करेंगे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल जितना आपको सवाल पूछना है पूछिए, यह आपका अधिकार है। आप हमारे बैच में एडमिशन लिए हैं तो सवाल पूछना आपका क्या है, अधिकार है। एक बालक पूछ रहा है कि सर तटस्थ का अर्थ बता दीजिए। तटस्थ का अर्थ क्या है? जैसे मान लो ये ए नाम का व्यक्ति है और ये क्या है, ये बी नाम का व्यक्ति है। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब ये दोनों आपके मित्र हैं। ये कौन है? ये आप हैं। तो ये आपके पास आए कि तुम हमारी तरफ से लड़ो, ये आपके पास आए कि तुम हमारी तरफ से लड़ो। ए और बी ये 2 लोग हैं, दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है और इन दोनों के कॉमन फ्रेंड कौन है? आप हैं। ये आपके पास आए कि यार चलो उसको मारना है, तो ये आपको अपनी तरफ ले जा रहे हैं, ये आपको अपनी तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन दोनों आपके क्या हैं? दोस्त हैं। दोनों आपके क्या हैं? दोस्त हैं। तो आप सोचेंगे कि अगर इसकी तरफ से जाएंगे तो ये नाराज हो जाएगा, इसकी तरफ से जाएंगे तो ये नाराज हो जाएगा। तो आप कहेंगे भैया हम किसी तरफ से नहीं जाएंगे, हम यहां पर तटस्थ रहेंगे। तटस्थ रहेंगे, उदासीन रहेंगे, या फिर हम यहां पर न्यूट्रल रहेंगे। इसी को तटस्थता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को तटस्थता कहते हैं। सर बांग्लादेश सेकुलर क्यों नहीं है? बांग्लादेश की लोगों की मर्जी है भाई, जिस प्रकार की जनता रहेगी वहां की जिस प्रकार की सरकार होगी वैसा रहेगा। अगर आपकी भी संविधान सभा चाहिए होती कि भारत जो है क्या हो, सेकुलर ना हो, तो भारत सेकुलर नहीं होता। हां प्रियांशी सिंह, मैं आपको आंसर राइटिंग भी बताऊंगा एक अलग सेशन लेके कि आंसर राइटिंग कैसे करें। अभी आप जो है किस क्लास में हो? अभी ये 4थी क्लास है, ऐप पर पहली क्लास है, तो थोड़ा सा कंटेंट आपके मन में चला जाए। जब कंटेंट आपके मन में चला जाएगा तो फिर आपको लिखना भी आ जाएगा। आप में से तमाम स्टूडेंट होंगे जो पहले मुझसे पढ़े होंगे, तो जो पहले मुझसे पढ़े हैं उनको पता है कि मैं आंसर राइटिंग कैसे करा सकता हूं, कितनी आसानी से आप सीख सकते हैं। तो आप आंसर राइटिंग के लिए बिल्कुल चिंतित मत होइए, यह हमारी चिंता है। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं इसे आप समझने का प्रयास कीजिए, बाकी हम क्या करेंगे, आपको आंसर राइटिंग जो है पढ़ा देंगे। क्लियर? चलिए, तो अब मुझे यहां पर क्या करिए, यहां पर मुझे इजाजत दीजिए। मिलेंगे पुनः आपसे कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।